स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर 3 को यानी कि धातु एवं अधातु को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि इस सीरीज में हमारा ये लगातार तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु। तो कुछ भौतिक गुणधर्म है धातुओं के। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता होती है, पर जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं, यानी कि धातु को जो पीट कर हम चादर में तब्दील कर देते हैं, इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्य क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है सोना और चांदी, दोनों जो है ये ज़्यादा आघात वर्ध होते हैं। यानी इसे हम छोटे से चांदी या सोने को लेकर के भी पीट पीट कर हम बहुत लंबे चादरों में बदल सकते हैं। इस वजह से इनका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। अब आते हैं धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, इस वजह से जो है इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। 1 ग्राम सोने से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतना ज़्यादा तन्य होता है सोना। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं सिल्वर और कॉपर जो है ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, इस वजह से सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है। सिल्वर चूँकि महंगा होता है, इस वजह से हम कॉपर के जो वायर बनाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बीच बीच में से कभी पूछना होता है तो कि तार के ऊपर जो लेयर चढ़ाया जाता है जिससे कि करंट ना लगे, आपस में ना चिपके, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी की कवर चढ़ाया जाता है। और सोनोरस ध्वनिक क्या होता है? तो धातु की कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। अब आगे आते हैं। देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी जो धातुएं हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इकलौता जो मरकरी है यही जो है ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती कमरे के ताप पर। बाकी के जितने भी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का गलनांक जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम जो है ना इसका गलनांक कम होता है। अगर आप गैलियम और सीजियम को अपने हथेली पर रखेंगे तो यह पिघलने लगेगी। तो इन दोनों को भी ध्यान में रखना है कि इनका गलनांक कम होता है, गैलियम और सीजियम का। इन्हें हथेली पर जो है पिघल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि वो कौन सी धातु है जिन्हें हथेली पर रखने पर वो गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो गैलियम और सीजियम है वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी है वो। इसके अलावा एक एक्सेप्शन ये भी है कि आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आमतौर पर धातु जो है चमकीली होती है, पर आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। कार्बन एक ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, कार्बन का जो एक तो है कोयला, वो तो आपको पता ही है। एक है आपका हीरा, जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होता है। कार्बन का एक अन्य भी अपरूप है ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल बनता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होता है। अब आते हैं क्षारीय धातु में। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अब इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि वो कौन से धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व भी और गलनांक दोनों कम होते हैं। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे है कि धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। ठीक है, तो सभी धातुएं जो है ना ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। संगत धातु का मतलब कि जिस धातु के साथ हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इसी धातु का एक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कॉपर और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट कराया, यानी ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं इस धातु का, तो ये कॉपर के संगत एक ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह से एल्युमिनियम का भी है, एल्युमिनियम की संगत ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। अब आते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों में होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है,
ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है। अधिकांश जो धातु है ना वो ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड वाटर में घुला और NaOH जो कि एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण किया। उसी तरह से K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी जब जल में घुला तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो कि एक क्षार है। एनोडीकरण क्या होता है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है। एल्युमिनियम के ऊपर जो है एक मोटी ऑक्साइड का परत बना देते हैं, इसे ही एनोडीकरण कहते हैं, जिससे कि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। अब एल्युमिनियम पर जब ऑक्साइड का परत एक लेयर बन जाता है तो इसे क्या होता है, ये जल्द से जल्द खराब नहीं होता। ठीक है। इसी को एनोडीकरण कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें, अब यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन में दहन करने से जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। जिंक, आयरन, कॉपर और लेड, इसको अगर हम ऑक्सीजन में दहन करेंगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चल पाता है। आगे आते हैं। जल के साथ जो है ना अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु और जल जब मिलेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। धातु ऑक्साइड के साथ जब हम जल को मिलाएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड दे देगा, लेकिन सब के सब ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं। अब उसी में कुछ ऐसे हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठंडे जल के साथ सोडियम और पोटेशियम तेजी से रिएक्शन करती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ये ऊष्मा देने वाली होती है। सोडियम और पोटेशियम की ये काफ़ी ऊष्मा देती है, ये एक तरह से जलने लगता है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है। देखिए इसमें पोटेशियम को हमने वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और इसके अलावा एक ऊष्मीय ऊर्जा निकलता है। उसी तरह से सोडियम का भी जो है एक ऊष्मीय ऊर्जा निकलता है जो कि प्रज्वलित हो उठता है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इन सारी बातों को ध्यान रखना, किसके साथ तेज होती है, किसके साथ तेज। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैल्शियम का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनता है, और उपरोक्त अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है ना, इसके बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम की धातु के और इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। ठीक है। अब आते हैं मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इन सारी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, तो नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ ये रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से भी चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी जो है तैरना शुरू कर देता है। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जो है ये तीनों के तीनों जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही जो है गर्म जल के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। ये तीनों जो है एल्युमिनियम, आयरन आयरन और जिंक, ये तीनों के तीनों जो हैं ये ना तो ठंडे जगह जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर वही देते हैं जो कि सारे धातुओं का वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे होता है, उस धातु का ऑक्साइड और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं। ये देखिए सबसे निचले क्रम के हैं जो कि कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ये बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते वाटर के साथ। ठीक है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो धातु प्लस डाइल्यूट एसिड ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी धातु को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तनु अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब आते हैं जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो
हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। ध्यान रखेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, देखिए एसिड के साथ तो रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता ही है, पर नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि HNO3 जो है ना एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ना ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड या तो N2O बनेगा या NO बनेगा या NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति ये बहुत कम डाइल्यूट जो है ना HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि धातुएं नॉर्मली जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है ये डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। एक्वारेजिया महत्वपूर्ण है, तो रॉयल जल का लैटिन शब्द जो है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताज़ा मिश्रण है HNO3, HCl 3 रेशियो में और HNO3 1 रेशियो में रहेगा एक्वारेजिया, जो कि सोने को भी गला देता है। एक्वारेजिया का फॉर्मूला यही होता है, HCl 3 रेशियो में रहता है, HNO3 1 रेशियो में। ये पूछता है कि कितने रेशियो में रहते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए ये रिएक्टिविटी चार्ट है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव, ऊपर के जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, कैल्शियम बहुत रिएक्टिव है, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है। उसके अब नीचे आएंगे तो ये थोड़े कम मध्यवर्ती रिएक्टिव है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बेट या लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। इस चार्ट को याद कर लेंगे क्योंकि ये काम आता है। अब आगे आते हैं, देखिए इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे जितने की हमारे लिए ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है ना और क्वथनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसी तरह से घुलनशीलता की बात करें तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई औषधियाँ होती है, इसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग क्या होता है? एक तरह से अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए नीचे वाले जो धातु हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं? जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह की धातुओं का, ठीक है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उस किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो उनके साथ कोई भी ऑक्साइड या सल्फाइड कुछ बना नहीं रहता है, बस उन्हें गर्म करते हैं और हमें मिल जाता है। उदाहरण के लिए सिनाबार मरकरी का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरी का ऑक्साइड देगा और फिर जब अधिक गर्म करेंगे तो मर्क्यूरी के ऑक्साइड जो है मरकरी में बदल जाता है। देखिए पहले गर्म करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड, और जब इसको फिर गर्म करेंगे तो मरकरी बन जाएगा। चूँकि ये नीचे के क्रम के हैं यानी कि कम अभिक्रियाशील हैं, इस वजह से इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब आते हैं, प्राकृतिक रूप से CuTOS जो है के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसका अयस्क से अलग किया जा सकता है। कॉपर भी कम रिएक्टिव है तो इसको भी सिर्फ गर्म करके जो है अलग किया जा सकता है। अब मध्य में जो स्थित है यानी कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, मिडिल रिएक्टिव जो हैं, तो जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इसकी क्रियाशीलता जो है ये मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को जिसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जो भी अयस्क रहेगा उसके सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होगा? यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रक्रिया को जो है ना भर्जन कहते हैं। भर्जन में जो है हमेशा याद रखेंगे सल्फाइड रहता है और निस्तापन में कार्बन रहता है, कार्बोनेट रहते हैं। कार्बोनेट को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सल्फाइड अयस्क गर्म करते हैं तो वर्जन कहलाता है, और कार्बोनेट अयस्क को जब गर्म करेंगे तो निस्तापन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्जन में ZnS सल्फाइड का ऑक्साइड है तो ये वर्जन हो गया। निस्तापन में देखिए कार्बोनेट रहेगा। इसके बाद क्या करते हैं तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक जो है अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब आते हैं, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चून के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चून के साथ गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ऊर्जा निकलती है इसमें से। तो वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की विक्रिया का उपयोग कर रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग जो है रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो जैसे ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो रिएक्टिव होंगे तो किसी भी उस मेटल के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ये कुछ ना कुछ सल्फाइड ऑक्साइड कुछ ना कुछ बनाए रहेंगे। तो इनको कैसे अलग करते हैं, तो इसके लिए जो है ना विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैथोड का मतलब हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव होता है, और एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर जो है ना आपको मालूम है कि जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो दो जो है इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा, धातुएं निक्षेपित होने लगती हैं, इस पे धातु आने लगेंगी और इस पे क्लोरीन मुक्त होने लगेगा। ठीक है, तो ये धातु हम प्राप्त कर लेंगे यहाँ से। अब आते हैं धातु से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं, एनोड, और शुद्ध धातु को कैथोड। अब आते हैं संचारण। संचारण का मतलब खराब होना ही होता है। तो सिल्वर को वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, ठीक है, अभिक्रिया कर जो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और इस कारण से क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है धूप में रहने से। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसके ऊपर जो है भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म होती है और इसके ऊपर क्या हो जाता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यह हरा पदार्थ क्या है, तो कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, संक्षारण से सुरक्षा कैसे किया जाएगा, तो लोहे और इस्पात से जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है ना जस्ते जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसको यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, यशद लेपन कहते हैं, इससे प्रश्न पूछते हैं यशद लेपन से। अब आते हैं, देखिए शुद्ध जो लोहा होता है ना वो काफ़ी नरम होता है, उससे कोई भी काम हो नहीं सकता है, तो क्या हो किया जाता है, शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, हम गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन 0.05% मिला दिया जाता है तो कठोर तथा प्रबल हो जाता है। और इसमें अगर हम निकेल और क्रोमियम मिला दें तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अगर कोई पारा है और इसके साथ किसी धातु को मिश्र करते हैं तो इसे अमलगम कहा जाता है। अब देखिए कुछ कुछ चीज मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल है, जैसे तांबा और जस्ता को मिलाने से क्या होता है, पीतल बनता है। तांबा और टीन को मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। ये पिछले साल बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। शीशा और टीन को मिलाने से क्या बनता है, सोल्डर बनता है। ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो गया, बस इतना ही है, इसे अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद।